हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल प्रेप आईएएस पे। मेरा नाम नीलम भाटिया है और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ पॉलिटी की एनसीईआरटीज। तो देखिए, हमने 9th क्लास के एनसीईआरटीज और 10th क्लास के एनसीईआरटी फॉर पॉलिटी कंप्लीट कर ली है और आज मैं आपके साथ शुरू करने वाली हूँ 11th क्लास की एनसीईआरटी जो डील करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये पहली एनसीईआरटी है, इसके बाद मैं आपके साथ थ्योरी की एनसीईआरटी भी डिस्कस करूंगी और ये पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो देखिए, आप यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हैं और 11th-12th के एनसीईआरटीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस वर्बिटम देखे गए हैं, एज इट इज देखे गए हैं। सेकेंड, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं। तो हम लोग इन्हें डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे। स्टे विथ मी एंड आई एम श्योर आपको फायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो बेसिकली इस पूरी किताब में ना हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को समझने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजंस हैं, वो कैसे काम करता है, वहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जो पहला चैप्टर है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स बताए आपको कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या बेसिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं। तो सबसे पहला सवाल जो एनसीईआरटी हमारे सामने रखता है वो ये है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? देखिए, बड़े इंटरेस्टिंगली एनसीईआरटी ने हमें समझाया है। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे ग्रुप में हैं जहां लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है। कुछ लोग एक रिलीजन फॉलो करते हैं, कुछ लोग दूसरा रिलीजन फॉलो करते हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग बोलते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स बहुत अलग अलग हैं, उनका प्रोफेशन अलग है, अलग अलग हॉबीज हैं। और आप चाहते हैं कि ये सब लोग मिल बांट कर एक साथ रहें और एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करें। अब आप मुझे बताइए, कैसे पॉसिबल है कि लोग जो इतने डाइवर्स हैं वो एक साथ रहें विदाउट एनी डिस्प्यूट? इसके लिए हमें डेफिनेटली इनके बीच में किसी न किसी तरीके का कोऑर्डिनेशन तो बनाना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके रूल्स ऑफ द गेम तो बनाने पड़ेंगे ताकि सबको ये पता हो कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसका मतलब, अगर आप चाहते हैं कि एक डाइवर्स ग्रुप एक साथ रहे और कोऑपरेट करे तो उसके लिए आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाना बहुत जरूरी है। और यही सेट ऑफ रूल्स बनाने का काम कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक बात आप समझ गए होंगे दैट इफ यू वांट अ ग्रुप टू एग्जिस्ट पीसफुली, एक ग्रुप रहे, उसके लिए उसके पास कम से कम कुछ सम बेसिक रूल्स जरूर होने चाहिए। अब मुझे बताइए, क्या रूल्स बना देना काफी है? अगर मैंने आपसे कहा कि आप एक्स वाई जेड चीज नहीं कर सकते तो क्या मेरे कह देने भर से आप नहीं करेंगे? नहीं, उसके लिए कोई रिक्वायर्ड अश्योरेंस होनी चाहिए, कोई गारंटी होनी चाहिए। और वो आपको कब मिलेगी? जब आपको कोई ये बताए कि अगर आप एक्स वाई जेड रूल फॉलो नहीं करेंगे तो उसका कोई ना कोई पनिशमेंट होगा। तभी आप कोऑर्डिनेशन लेकर आ सकते हैं। यानी बात समझिएगा, जो भी रूल बनाए जा रहे हैं वो एनफोर्सेबल हो, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ रूल बना देना काफी नहीं है, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो रूल ब्रेक करने पर किसी न किसी तरीके का पनिशमेंट एग्जिस्ट करता है। तो अब समझिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ये रूल्स देता है जो एक सोसाइटी को गवर्न करने, कोऑर्डिनेशन के साथ रहने के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद करिए सवाल क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें बेसिक सेट ऑफ रूल्स देता है ताकि कम से कम कोऑर्डिनेशन हो सोसाइटी के बीच में, कुछ मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो ताकि मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी साथ में रह सके। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आप सोच के बताइए कि ये लॉस कैसे बनेंगे, एक सोसाइटी कैसे चलेगी, कौन से पावर्स किसके पास होंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? तो कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशन को ये भी तो बताना पड़ेगा कि सोसाइटी को गवर्न कौन करेगा। सोसाइटी तो एग्जिस्ट करती है पर उसको गवर्न कौन करेगा, उसको मैनेज कौन करेगा? बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन एनसीईआरटी ने हमें दी है, देखिए फोकस करिएगा। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न्ड। यानी कि एक स्टेट कैसे बनेगा और वो कैसे चलेगा, ये दोनों ही हमें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। आप सोचिए, अगर एक सोसाइटी है जिसमें पता ही नहीं है रूल कौन बनाएगा, पता ही नहीं है रूल कैसे बनेंगे, तो काम नहीं चलेगा। यानी कि एक सोसाइटी में पावर एलोकेट करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ओके, आप लेजिस्लेचर हो, आप लॉ बनाओगे, आप एग्जीक्यूटिव हो, आप लॉ इम्प्लीमेंट करोगे,
आप जुडिशरी हो, आप नजर रखोगे, आप ये देखोगे कि कानून सही तरीके से बन रहे हैं, और अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि हु गेट्स टू डिसाइड। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन लॉज बनाएगा? आपको देखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को ना। ऑब्वियसली अगर एक मोनार्कल सिस्टम है तो वहां रूल्स मोनार्क बनाएगा। अगर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो चाइना जैसा है तो वहां ऑब्वियसली एक पार्टी डोमिनेट करेगी। बट जहां सच में डेमोक्रेसी है, जहां सच में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वहां एक्चुअली तो कौन डिसाइड करता है? लोग। याद करिए, मैंने आपको बार बार 9th 10th क्लास में ये बात बताई थी कि इट इज द पीपल हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब आप कहेंगे लेकिन मैम लॉज तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन रिप्रेजेंटेटिव्स को आखिर चूज कौन करता है? इट इज द पीपल। सो इट इज एक्चुअली द पीपल हु गेट टू डिसाइड। अगर डायरेक्टली लोग डिसाइड करते तो वो कौन सी डेमोक्रेसी होती? हम पढ़ के आए हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू करते हैं तो उसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ना पार्लियामेंट बनाता है लॉज और पॉलिसीज, और ये पार्लियामेंट कैसे बनेगी ये बताने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे ही हम लोग पहुंच गए हैं, देखिए, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है हु हैज द पावर टू टेक डिसीजन। आपको स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन सा फैसला कौन लेगा। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। कैसे सरकार बनेगी, कौन सा सिस्टम फॉलो होगा, इलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होगा, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर्स होंगे, प्रेसिडेंट कितने पावरफुल होंगे। ऑल दिस इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज द सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताएगा, व्हाट इज द सेकंड फंक्शन रादर। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताएगा कि किसके पास पावर है टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, और ये भी बताएगा कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, गवर्नमेंट कैसे बनेगी। तो देखिए, आपने ये बता दिया कि कौन डिसीजंस लेगा, आपने ये भी बता दिया कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। अब आप सोच के देखिए, क्या आपको इस गवर्नमेंट के पावर पर कुछ लिमिटेशन लगाने की नहीं जरूरत है? अदरवाइज ये अथॉरिटी तो बहुत पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि आपने इसे लॉ मेकिंग पावर दिया है। तो क्या इसका ये मतलब है कि पार्लियामेंट कुछ भी लॉज बना सकती है, जिस इशू पर चाहे जैसे लॉज बना सकती है? नहीं, ऐसे तो फिर कोई भी लॉ बना लिया जाएगा, इट विल वायलेट योर बेसिक फंडामेंटल राइट्स। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, दैट इज इट पुट्स लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट? इसको समझिए। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स दे दिए। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई कर दिया कि आप कौन कौन से मुद्दों पर लॉ बना सकते हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप लॉ नहीं बना सकते, वो कौन से इश्यूज हैं जिन्हें आप वायलेट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो जुडिशरी आपको चेक करने के लिए बैठा है। यानी कि व्हाट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वो गवर्नमेंट को एम्पावर तो कर रही है, बट एट द सेम टाइम उसके ऊपर कुछ न कुछ लिमिट लगा रही है, ताकि वो लिमिटलेस पावर एक्सरसाइज ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट द पार्लियामेंट डज नॉट ट्रेसपास इट्स फंक्शन। जो उसको फंक्शन दिया गया है कहीं वो उसका मिसयूज ना करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका एक सबसे अच्छा तरीका है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे दो। क्योंकि जब गवर्नमेंट लॉ बना रही है, पार्लियामेंट लॉ बना रही है, उसे इन फंडामेंटल राइट्स को तो रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर सिटीजन के पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं। और लॉ बनाते वक्त किसी भी हाल में गवर्नमेंट इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। देखिए, दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो रियल सेंस में डेमोक्रेटिक हैं, वो किसी ना किसी तरह से कुछ बेसिक राइट सिटीजन्स को जरूर देते हैं। ऑब्वियसली इसका फॉर्म, इसका टाइप वेरी कर सकता है, बट मोर और लेस सबके पास कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड इन बिजनेस। ये सारे राइट्स ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री गिव्स। ऑब्वियसली अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई स्पेसिफिक ऐसी सर्कमस्टांस है, तब आपसे ये राइट्स लिए जा सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। पर वो भी आर्बिट्रली नहीं होगा, सरकार अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। इट हैज टू गो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। बट देखिए, अभी तक जितनी भी हमने बात करी उसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, यानी कि सरकार क्या नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे गवर्नमेंट को रोकता है कुछ चीजें करने से, बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट से सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता है कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना करे?
क्या वो उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो कुछ वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म करे? देखिए, वेलफेयर स्टेट, वी लिव इन द टाइम्स ऑफ वेलफेयर स्टेट, जिसको हम कहते हैं कल्याणकारी राज्य, जहाँ राज्य का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो ये देख ले लॉ एंड ऑर्डर हो गया या नहीं हो गया। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या सोसाइटी की गोल्स एंड एस्पिरेशंस मीट हो रही हैं, क्या कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो सरकार कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, उसको हटाने के लिए क्या किया जा रहा है? गरीबी है, उसको हटाने के लिए क्या किया जा रहा है? लोगों को एम्पावरमेंट करने के लिए क्या किया जा रहा है? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ये एम्पावरमेंट भी देता है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले सके हमारी सोसाइटी की इवल्स को हटाने के लिए, और हमारी सोसाइटी एक सर्टेन सेट ऑफ एस्पिरेशंस रीच कर सके ये इंश्योर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत प्रोमिनेंट था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि कैसे सरकार इंश्योर करेगी दैट देयर इज मोर इक्वालिटी इन द कंट्री। तो पॉजिटिवली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं ये भी एम्पावरमेंट देता है सरकार को, स्टेट को, कि वो बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी को फुलफिल करे, और इसी को कहा जाता है वेलफेयर फंक्शंस। आप प्रियम्बल उठा के देखिए, आप फंडामेंटल राइट्स उठा के देखिए, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उठा के देखिए, इन सब जगह पर आपको ये प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। प्रियम्बल में इक्वालिटी शब्द लिखा हुआ है, प्रियम्बल में जस्टिस शब्द लिखा हुआ है। यू पिक अप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि एक तरह से गाइडलाइंस है स्टेट को, वहां भी मेंशन है कि वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो स्टेट को परफॉर्म करने चाहिए। यानी कि व्हाट इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ये पावर देता है, वो तरीके देता है जिससे वो सोसाइटी की एस्पिरेशंस को पूरा कर सके। क्यों? ताकि हम लोग एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट कर सके। तो बाय नाउ वी अंडरस्टैंड कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ऑल्सो बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है, कलेक्टिव आइडेंटिटी देता है। आप किसी भी कास्ट, किसी भी कलर, किसी भी रेस से बिलोंग कर रहे हैं, बट बिकॉज यू आर अग्रीइंग टू अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, आप सबकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। वो नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम, वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। हमारे गोल्स, हमारे एस्पिरेशंस, हमारी फ्रीडम भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर अचीव करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कितने हद तक कोई चीज कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है। हमारी मॉरल आइडेंटिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। बिकॉज इफ यू वांट टू नो, ओके, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अग्रीड, बट आप इस प्रोसेस में हेट स्पीच नहीं दे सकते, इस प्रोसेस में आप किसी का नाम खराब नहीं कर सकते। So if you look at it, constitution also gives you a moral identity. And finally, ये जो political और moral values हैं, ये आज आप देखेंगे कि across constitutions आपको मिलेंगे। तो obviously सब constitution का text differ करेगा, हर constitution के provisions अलग अलग होंगे, पर ज़्यादातर modern constitutions जो democratic हैं, आप देखेंगे वो fundamental values में काफ़ी same है। For example, all of them will talk about fundamental rights, all of them will talk about division of power। यानी कि there is something that binds these democratic constitutions together. Obviously इन सब का historical perspective अगर निकाले तो अलग अलग मिलेगा। भारत के संविधान बनने की हिस्ट्री अलग है, यूएस के संविधान बनने की हिस्ट्री अलग है, बट एट द एंड ऑफ इट इफ यू लुक एट द बेसिक प्रोविजंस, भारत और यूएसए के बेसिक प्रोविजंस में आपको काफी सिमिलैरिटीज मिलेंगी। ओके, so what is the conclusion? Constitution is a very important document. बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है, और एक मॉडर्न डेमोक्रेसी बिना कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अब सवाल ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी अथॉरिटी दी किसने? बट उससे पहले वी नीड टू आंसर फ्यू मोर क्वेश्चंस। एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है? और क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है? तो लेट अस आंसर ऑल दिस वन बाय वन। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, जिसमें लिखा होगा कि सरकार कैसे बनेगी, स्टेट कैसे बनेगा, वो कौन कौन से नॉर्म्स फॉलो करेगा, व्हाट वुड बी द रूल्स, व्हाट वुड बी द प्रोसीजर। अब आप कहेंगे मैम क्या हमेशा ये एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट होगा? तो आपने कभी कभी सुना होगा कि दुनिया में दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, रिटन एंड अनरिटन। तो क्या अनरिटन का मतलब ओरल है? फॉर एग्जाम्पल यूके के लिए कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम के लिए, कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ एक बात समझिएगा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ ये मतलब नहीं है कि कहीं कुछ लिखा नहीं गया है। एक्चुअली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब है
कि कोई एक डॉक्यूमेंट में यूके के सारे प्रोविजंस आपको नहीं मिलेंगे। यूके में अलग अलग समय पर जुडिशरी द्वारा दिए गए अलग अलग डिसीजंस को अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। तो आप किसी एक डॉक्यूमेंट, एक बुक को उठाकर ये नहीं बोल सकते कि ये यूके का संविधान है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूके में कोई रिटन लॉज या रूल्स नहीं है। वो अलग अलग डिसीजंस अलग अलग प्रेसिडेंट्स के रूप में, सेपरेटेड डॉक्यूमेंट्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। बट दिस इज वेरी यूनिक। ज्यादातर देशों में जो आप डेमोक्रेसी देखते हैं वहाँ एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट होता है, जैसे भारत के पास है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, वो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन द सेंस इट इज नॉट रिटन, इट इज रिटन बट नॉट कंपाइल्ड इनटू वन डॉक्यूमेंट। ये बात याद रखिएगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिविटी कैसे मिलती है, कैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, व्हाट मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट बाय पीपल। क्योंकि देखिए सिंपल है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। इफ पीपल आर नॉट अग्रीइंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो वो सिर्फ ऑन पेपर एग्जिस्ट करता है, या अगर गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं कर रही तो वो ऑन पेपर एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले पूछना पड़ेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर कौन आया, और जो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आया उसके पास कोई अथॉरिटी थी क्या। अगर किसी देश का संविधान एक मिलिट्री लीडर ने बनाया है, या फिर एक ऐसे लीडर ने बनाया है जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, तो व्हाई वुड पीपल फॉलो इट। आपको लोगों को रीजन देना पड़ेगा टू फॉलो अ कॉन्स्टिट्यूशन। लोग क्यों एक कॉन्स्टिट्यूशन को माने। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी मिलिट्री लीडर द्वारा बनाया गया है या किसी अनपॉपुलर लीडर्स द्वारा बनाया गया है, तो मोर ऑफन देन नॉट लोग उससे अग्री नहीं करेंगे। आप साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, ये सब एक नेशनल मूवमेंट के बाद आए हैं, इसीलिए बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सबके साथ कंसेंसस जुड़ा हुआ है, लोगों का एक्सेप्टेंस जुड़ा हुआ है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था, एंड फॉर longest time 1946 and November, from December 1946 to November December 1949 it really worked hard for it. तो अगर आप देखें तो इट वाज, आई मीन ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे आई एटसेट्रा एटसेट्रा, बट एक बात तय है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के पास लेजिटिमेसी होगी, यानी वो उन लोगों द्वारा बनाया गया होगा जिन्हें लोग क्रेडिबल मानते हैं, उस पर्टिकुलर केस में ज्यादा चांसेस है मोर पीपल विल अग्री टू इट, मोर पीपल विल बी कन्विंस कि ये कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए बनाया गया है और ये सोसाइटी को बेहतर करेगा। तो प्लीज अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, मोर और लेस पीपल आर कन्विंस्ड कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो खुद के लिए काम नहीं कर रही थी। इट वॉज नॉट अ वे थ्रू विच इट वॉज अक्यूमुलेटिंग पावर फॉर इटसेल्फ, नहीं, वो बनाया गया था देश के लिए, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इतनी एक्सेप्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। ऑब्वियसली कुछ देशों के संविधान ऐसे हैं जिस पे रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम मतलब लोगों से पूछा गया कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। भारत में संविधान पे रेफरेंडम नहीं हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखिएगा। यानी लोगों से नहीं पूछा गया था दैट वेदर दे अग्री टू इट और नॉट, बट जिन लोगों ने इन्हें बनाया था वो खुद बहुत क्रेडिबल लोग थे, लोग उनके साथ थे, लोग उनके विजन में बिलीव करते थे। इसीलिए अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनकी अथॉरिटी क्रेडिबल होना बहुत जरूरी है, और उसी पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इसीलिए भी फेल हुआ क्योंकि ज्यादातर बार इट वाज मेड बाय द मोनार्क, एंड मोनार्क वाज नॉट रियली एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहा है उनके पास अथॉरिटी है या नहीं है। सेकंड, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी प्रोविजंस हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। इफ अ माइनॉरिटी इज नॉट एबल टू रिलेट विथ योर कॉन्स्टिट्यूशन तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या सोसाइटी में हर एक के पास कोई ना कोई वजह है उस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े रहने की, कोई ना कोई प्रोविजन उसके लिए है उस कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर है तो ज्यादा चांसेस है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट किया जाएगा। अगर आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं जहां परमानेंट मेजोरिटीज जो है हमेशा ऑप्रेस करेंगी माइनॉरिटी को, तो माइनॉरिटी के पास कोई रीजन नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को माने। देखिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट जस्टिस नहीं लेकर आ सकता, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, बट आपको लोगों को एटलीस्ट ये कन्विंस करना पड़ेगा कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं
वो जस्ट है। यानी एवरीबडी शुड अग्री कि इक्वालिटी होनी चाहिए, एवरीबडी वुड अग्री कि इंडिया सॉवरेन होना चाहिए, एवरीबडी वुड वांट कि सबको राइट टू वोट होना चाहिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो जस्टिस की बात करते हैं वो संविधान में होना बहुत जरूरी है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम को बचाए रख रहा है, अपने मेंबर्स की इक्वालिटी को बचाए रख रहा है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा। देखिए वैसे तो जीवन में हर चीज में बैलेंस बहुत जरूरी है, पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेसिफिकली बात करें तो उसकी डिजाइनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वहां आपको बैलेंस दिखे। मेरा क्या मतलब है इसको समझिएगा। हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले द आइडिया वॉज एक सिंगल एंटिटी थे जिनके पास सारे पावर्स थे। क्योंकि हम ये एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से पावर को डिवाइड किया। बट यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंटली पावर का डिवीजन होना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक ग्रुप बाकी पर डोमिनेट करे। और इसीलिए आप देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये डिवीजन मिलता है। हम इसे पहले भी पढ़कर आए हैं। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर से हम लोग क्या इंश्योर करते हैं कि बैलेंस बना रहे। अगर कोई भी एक ओवर द टॉप जा रहा है, अपने पावर्स का मिसयूज कर रहा है, तो बाकी जो ऑर्गन्स हैं या बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन पर एक चेक रख सके। इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। आप देखिए इंडिया में ये सिस्टम बहुत इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया है, इसीलिए ये बहुत इंटेलिजेंटली काम भी कर रहा है। एंड ऑब्वियसली जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, उनके बीच में भी एक राइट बैलेंस बनाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाए या फ्लेक्सिबल बनाए। यहाँ पर रिजिड और फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना आसान होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना मुश्किल होना चाहिए? यानी कि उसके प्रोविजंस रिजिड होने चाहिए चेंज करना, या फिर वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमने क्या करा, एक बैलेंस का इस्तेमाल करा। कुछ एरियाज में हमने इसे रिजिड रखा, कुछ एरियाज में हमने इसे फ्लेक्सिबल बनाया, ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके। अगर हम इसे बहुत फ्लेक्सिबल कर देते तो इसे कोई भी अपनी मर्जी से बदल लेता, और अगर हम इसे बहुत ज्यादा रिजिड कर देते तो समय के साथ हम इसमें रिक्वायर्ड बदलाव नहीं ला पाते। देखिए एक कारण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे भी कि क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। द रीजन बीइंग हमारे यहाँ पर चेंजेस एक्सेप्टेबल हैं, चेंजेस किए जाते हैं और उन्हें एक्सेप्ट भी किया जाता है। दैट इज वाई लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल पाए हैं, एंड दैट इज वाई यू सी दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन सो सक्सेसफुल। एक बैलेंस है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में। कैसे, वो ऑफ कोर्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ डिस्कशन हम लोग समझेंगे। तो हमने देखा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो काफी क्रेडिबिलिटी रखते थे। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हमारे यहाँ पे जो डिजाइन है, जो इंस्टीट्यूशंस को पावर है, वो काफी इंटेलिजेंटली दिए गए हैं। ऑब्वियसली इनमें से ज्यादातर प्रोविजंस लोगों के होप्स को पूरा भी कर रही हैं, और एक जनरल एक्सेप्टेंस है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है। और यही रीजन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना वेट और वैल्यू मिला है। अब कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। सबसे पहला सवाल आता है कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दे वर पार्टीशनड इनटू टू स्टेट्स। इंडिया का पार्टीशन हुआ एंड हमने देखा पाकिस्तान एंड क्रिएशन ऑफ इंडिया। बट इससे पहले अनडिवाइडेड इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब वो सभा जो संविधान का निर्माण करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली सिटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, फिर ये रीअसेंबल हुए फॉर डिवाइडेड इंडिया, क्योंकि इस बीच पार्टीशन हो गया था, ऑन 14 अगस्त 1947। सवाल ये आता है कि मैम ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें लोग आए कहाँ से? क्या ये डायरेक्टली इलेक्टेड थे? सबसे पहला सवाल ये बनता है। तो नहीं, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। किसने इनको इलेक्ट करा था? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी जैसे अभी स्टेट्स हैं वैसे उस समय पे प्रोविंसेस होते थे, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हुआ करती थी। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना गया
by these people sitting in the provincial assemblies। यानी आप समझ रहे हैं इलेक्शंस तो हुए पर लोगों ने डायरेक्टली इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस को क्या बोला जाएगा? इन डायरेक्ट इलेक्शंस। ये क्वेश्चन आता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे बनेगी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसमें कितने लोग आएंगे, ये फैसला किया गया बाय कैबिनेट मिशन प्लान। ब्रिटिश कैबिनेट की एक कमेटी द्वारा बनाया गया कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्लान पर आधारित था? कैबिनेट मिशन प्लान। अब देखिए प्लान क्या था, ये बोला गया कि हर एक प्रोविंस और हर एक प्रिंसली स्टेट, आप समझिए इस समय पे दो तरीके की यूनिट्स थी, एक जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आती थी जिनको कहा जाता था प्रोविंसेस, दूसरे जो किसी राजा रियासत के अंदर थे जिनको कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स। तो एक थे प्रोविंसेस और एक थे प्रिंसली स्टेट्स। दोनों में ही ये कहा गया कि आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। हर 10 लाख पर एक इंसान रिप्रेजेंटेटिव बनेगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिसाइड किया गया कि जो प्रोविंसेस हैं, याद करिए प्रोविंसेस क्या है, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वहां से आएंगे 292 मेंबर्स और प्रिंसली स्टेट से आएंगे 93 सीट्स। और हर प्रोविंस में जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, सीट्स को डिवाइड किया जाएगा बिटवीन 3 मेन कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। किस हिसाब से? इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो जिसकी जितनी पॉपुलेशन उसको 1:1 10 लाख के रेशियो में डिवाइड कर कर और डिसाइड किया जाएगा कि हर प्रोविंस से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे फ्रॉम मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। ये बात याद रखिएगा ना। हर कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल मुस्लिम कम्युनिटी है तो उस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की मुस्लिम कम्युनिटी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगी टू सिट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप बात समझ रहे हैं? प्लीज फोकस हियर। सो मुस्लिम विल चूज फॉर मुस्लिम, Sikh community will choose for Sikh community and generals will choose for general community। इसको सेपरेट इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। और यहाँ पर सिस्टम कौन सा फॉलो किया गया? एक और क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है कि कौन से मेथड फॉलो किया गया था इलेक्शन के लिए? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर आपको ये मेथड समझना है तो इसी चैनल पर इसका एक पूरा वीडियो अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं इस पर कोई सेपरेट वीडियो बनाया जाए तो प्लीज लेट अस नो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्शन। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां बोला गया कि कंसल्टेशन से जो है चूज किया जाएगा हु शुड बी योर रिप्रेजेंटेटिव। आई होप ये बात आपको समझ में आए। तो अब आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, ये बात हमने समझ ली। पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या डायरेक्टली इलेक्टेड ना होने के बाद भी वो रिप्रेजेंटेटिव थी या नहीं थी? तो देखिए पार्टीशन के बाद ऑफ कोर्स इंडिया के पास नंबर्स जो है 299 रह गए और हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, बट फाइनली इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को। मैं इससे पहले वाले वीडियोस में इसका रीजन बता चुकी हूँ, अगर किसी को याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये 26 जनवरी 1950 को क्यों जो है इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों हमने 2 महीने का वेट किया। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लेट मी नो। नाउ आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहाँ इस पार्टीशन की परछाई नेगेटिवली नहीं देखने को मिलती। इसीलिए आप देखते हैं हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप was not based on the idea of आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है। माइनॉरिटी राइट्स पर बहुत ध्यान दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया गया कि सेक्युलरिज्म उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्व्ड रहे, इक्वालिटी उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्व्ड रहे। तो ऑब्वियसली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से नहीं बने थे, यानी डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं बने थे, पर फिर भी वो असेंबली काफी रिप्रेजेंटेटिव थी। अगर आप मेंबर्स की बात करें तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से मेंबर्स थे। 28 मेंबर्स थे फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट। ऑब्वियसली अगर मैं कहूँ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट कर रही थी तो इट वाज कांग्रेस, क्योंकि 82% सीट्स कांग्रेस के पास थी। बट यहाँ पर ये समझिए कि ये कांग्रेस आज की कांग्रेस नहीं थी। इस समय की कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ही डाइवर्स, बहुत ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी और इसमें तरह तरह के ओपिनियंस रखने वाले लोग, तरह तरह के व्यू पॉइंट्स, तरह तरह की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग थे।
तो ऑल्दो पार्टी एक ही थी, बट पार्टी के अंदर वैरायटी ऑफ लोग थे जो अलग अलग ओपिनियंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काफी रिप्रेजेंटेटिव थी, चाहे वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं आई थी, पर उसके लोग काफी डाइवर्स बैकग्राउंड से थे। अब आप ये सोचिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली, आपने ये भी बोल दिया कि चलिए वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या ये काफी है? नहीं। अब हमें ये बात करना पड़ेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम कैसा किया, यानी कि कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया ना। अब कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया, हमें एक टर्म जरूर याद रखिएगा, दैट इज डेलिब्रेशन। कोई भी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ किसी एक इंसान के कहने पर पास नहीं कर दिया गया। हर एक प्रोविजन पे बहुत सारी डिबेट हुई, बहुत सारे डिस्कशन हुए, और ये ध्यान रखा गया कि देश के लिए क्या अच्छा है। अगर मैं बात करूं डिसएग्रीमेंट्स की, तो बहुत सारे मुद्दों पे डिसएग्रीमेंट्स हुए। इंडिया को डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए या सेंट्रलाइज चाहिए, हमारे यहाँ पर स्टेट्स के पास कितने पावर होने चाहिए, जुडिशरी हो या ना हो, प्रॉपर्टी राइट्स हो या ना हो। आपको पता है सिर्फ एक ऐसा प्रोविजन था जिसपे कोई डिबेट नहीं हुई, और वो था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सबके पास राइट टू वोट होना चाहिए। इसके अलावा हर एक चीज पे डिस्कशन और डिबेट हुआ, जिससे प्रूव होता है कि काफी डेमोक्रेटिक था। मैंने आपको एक चैप्टर में 9th क्लास के बताया था कि डेमोक्रेसी का जो बेसिक रूट मतलब है वो यही है कि क्या आप डिबेट, कंसल्टेशन, डेलिब्रेशन करके फैसला ले रहे हैं, या किसी एक की बात मानकर फैसला ले रहे हैं। तो अगर मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करूं, तो वो ना रीजनिंग पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी, रीजनिंग पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी। देखिए रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आई टेल यू व्हाई। जब आप खुद रीजंस मांगते हैं या इवन रीजन देते हैं, तो आपको मौका मिलता है अपनी बात के बारे में सोचने का। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ना रिवाइज करना चाहिए, तो आप मुझसे पूछेंगे कि मैम क्यों रिवाइज करना चाहिए। अब मुझे आपको ये जस्टिफाई करना है कि रिविजन इंपॉर्टेंट है, तो मुझे खुद सोचना पड़ेगा कि यार रिविजन कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं है, क्या रिविजन से सब्सटैंशली मार्क्स इंक्रीज होते हैं। मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या रिविजन हमारी हमें चीज़ों को बेहतर याद रखने में मदद करता है। तो व्हेन यू गिव रीजंस यू ऑल्सो थिंक। और कई बार जब आपको रीजंस नहीं मिलते हैं तो आप खुद समझ जाते हैं कि आप गलत हैं, और अगर रीजंस मिल जाते हैं तो वो एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के रूप में आप सामने वाले को दे सकते हैं। और यही हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के दौरान। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स बेसिकली क्या है? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी, किसी भी मुद्दे पर डिबेट डिस्कशन हुआ करता था, तब उनको रिकॉर्ड किया जाता था कि इसने ये बोला, इसने ये बोला, फिर ये आर्ग्यूमेंट दिया, ये क्वेश्चन किया गया, इसकी ये रीजनिंग थी, और इन सबको कंपाइल किया गया इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, जो आज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, ऑब्वियसली अभी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, बट वंस यू हैव सम टाइम एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक बात डिटेल में जाननी है, you should definitely read these constituent assembly debates। अब सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया, कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या प्रोसीजर था। तो देखिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 8 अलग अलग कमिटीज में डिवाइड किया गया सब्जेक्ट के हिसाब से। किसी कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जो है चेयरपर्सन थे, किसी के राजेंद्र प्रसाद थे, किसी के सरदार पटेल थे, किसी के बी आर अम्बेडकर थे। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी एक ओपिनियन वाले लोग नहीं है। अम्बेडकर हैड सो मेनी इश्यूज विद गांधी, पटेल हैड सो मेनी इश्यूज विद नेहरू, मतलब डिसएग्रीमेंट, इश्यूज से मेरा मतलब है डिसएग्रीमेंट। तो दे वर नॉट ऑन द सेम पेज ऑन मेनी इश्यूज। ये बात प्रूव होती है कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक ने बोल दिया और सारी चीजें हाँ हाँ करके पास हो गई। हर एक कमेटी क्या करती थी, उस पर्टिकुलर प्रोविजन को ड्राफ्ट करती थी, राइट। फिर उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा जाता था। तो द कमिटी सैट, कमिटी ड्राफ्ट बनाकर लेकर आती थी, और ड्राफ्ट को फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा जाता था, उस पर डिबेट किया जाता था, डिस्कशन किया जाता था, और या तो सब लोग कंसेंसस में आ जाते थे, यानी सब लोग हाँ कह देते थे। अगर वो नहीं हो पाता था तो वोट किया जाता था। बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ that a provision was brought and everybody said yes yes yes। काउंटर क्वेश्चंस हुए, सवाल जवाब हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्वेश्चंस के आंसर दिए गए, एंड देन ओनली कंसेंसस वाज आई मीन रिसीव्ड, या फिर कोई भी प्रोविजन तभी पास हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोसीजर में एक बात हमें समझ में आ रही है कि इट वाज वेरी डेमोक्रेटिक। Why am I calling this democratic? Because remember debates हुई, discussions हुए, deliberations हुए, सिर्फ कह देने भर से चीजें नहीं हो गई।
एक फैक्ट याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, बी आर अम्बेडकर। चेयरमैन ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाउ, तो एज आई सेड, डिबेट, डिस्कशन, कभी कभी कंसेंसस, कभी कभी वोटिंग। अब आप इसी बात से सोचिए कि असेंबली मेट फॉर 166 डेज, ये कम नहीं होता। 2 साल 11 महीने यानी लगभग 3 साल के अंतराल में 166 डेज ये बैठी। एंड बाय द वे इनके सारे सेशंस लोगों के लिए और प्रेस के लिए भी खुले हुए थे। यानी इफ यू सी, देयर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंसी, हश हश में नहीं कि अंदर ही अंदर सब पास हो गया, ट्रांसपेरेंसी भी थी। हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक चीज के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में एक चीज के बारे में और सोचना चाहिए, दैट इज द नेशनल मूवमेंट। अब सुनने में ये लग सकता है कि संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्राफ्ट करना शुरू किया, बट एक बात ये भी है कि हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनको लेकर अग्रीमेंट ऑलरेडी कहीं ना कहीं बन चुका था, और ये हो रहा था ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। दीज लीडर्स वर मीटिंग, ये लोग समझ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे जब भारत आज़ाद होगा तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, हमारा देश कैसा दिखना चाहिए, हम कौन कौन से प्रिंसिपल्स में बिलीव करेंगे, इन सब बातों को लेकर ऑलरेडी धीरे धीरे कंसेंसस बन रहा था। वो कौन सी वैल्यूज हैं जिसमें हम बिलीव करेंगे, वो कौन से इश्यूज हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, ऑल दिस वाज थॉट, डिस्कस्ड, डिबेटेड। और इसीलिए एक डॉक्यूमेंट और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से आप समझ रहे होंगे कि एक संकल्प था कि भारत के आज़ाद होने के बाद हम ये चीज़ें चाहते हैं। ये नेहरू लेकर आए थे 1946 में, इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है। और जब आप ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि व्हाट आर द एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन से वो कौन सी गोल्स अचीव करना चाह रहे थे, ये कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट के दौरान ऑलरेडी तय हो रहा था। इवन इफ यू लुक एट द प्रोविजंस, अभी मैं आपको प्रोविजंस दिखाऊंगी, आपको समझ में आएगा कि इन सब पर भारत ने काम किया और अभी भी भारत इनमें बिलीव करता है। इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, बाय द वे इन सब का मतलब मैं आपको 9th क्लास में बताकर आई हूँ, आई होप आपको याद होगा। देन हम लोग यूनियन होंगे ऑफ स्टेट्स, इसीलिए हम कमिंग टुगेदर, रिमेंबर होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस हैं। कमिंग टुगेदर का एग्जांपल बताइएगा, ये भी हम लोग पढ़कर आए हैं ना। जो स्टेट्स हैं उनके पास अपने पावर्स होंगे, हम लोग फेडरलिज्म के प्रिंसिपल में बिलीव करेंगे, ये भी हम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविजंस में देखते हैं। लोग सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि हम डेमोक्रेसी में बिलीव करेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट्स हैं बट आज भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस होगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, पीपल विल हैव फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, माइनॉरिटी, बैकवर्ड राइट्स, ट्राइबल राइट्स, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, देखिए टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मतलब होता है देश के पास ये राइट है कि वो अपनी टेरिटरी की रक्षा करे, और कल को अगर कोई अग्रेसर आता है, कोई अटैक करता है, तो हम उसको, उसके लिए हमारा डिफेंस करें, हम अपनी टेरिटरी को बचाएं। ऑब्वियसली इंडिया टेरिटोरियल इंटेग्रिटी में बिलीव करता है। एंड फाइनली वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब आप सोचिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने से पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बातें लिख दी गई थी, यानी कहीं ना कहीं बेसिक प्रिंसिपल्स को लेकर सहमति ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखकर समझ में आता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टॉकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, कि कैसा हमारा देश दिखेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा होगा, लेजिस्लेचर कैसा होगा, जुडिशरी कैसी होगी, हमें कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेना होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस पर बहुत बात करी। हमने डिसाइड किया कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएंगे। मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी होती है जहां एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इसीलिए आप देखते हैं हमारे यहाँ कोई भी मिनिस्टर हो, वो लेजिस्लेचर में जाते हैं और उन्हें वहां सवालों के जवाब देने होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। फेडरल अरेंजमेंट, हम जानते हैं हमारे यहाँ पर पावर का डिवीजन है,
बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, याद रखिएगा। फाइनली भारत के संविधान पर यह आरोप लगाया जाता है दैट वी आर अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बिल्कुल गलत बात नहीं है, वी आर डेफिनेटली अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये बोरोइंग कोई कॉपी पेस्टिंग नहीं है। अब देखिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी लाइन यूज करती है, कहती है इट इज नॉट अ स्लेविश इमिटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्लेविश इमिटेशन? जैसे आप किसी को एज अ स्लेव कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, मेरे मालिक ने ये किया तो मैं भी ये करूंगा या मैं भी ये करूंगी, नहीं। हमने किया था, ध्यान से सुनिएगा, इनोवेटिव बोरोइंग। यानी हाँ, हमने बहुत देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, समझा, वहां से प्रोविजंस भी लिए, पर वही प्रोविजन जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सूटेबल थे, हमारी एस्पिरेशन के लिए ठीक थे। एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। आइडियाज बोरोड हो सकते हैं, पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही यूनिक थी। फेडरलिज्म अगर हमने कहीं से लिया तो उसमें अपना इनोवेशन डाला। तो एक बहुत अच्छी लाइन यूज करिए, आप अपने आंसर्स में भी यूज करिएगा। वी टुक द बेस्ट अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बट वी मेड इट आवर ओन। हमने लिया सब जगह से, हमने बोरोइंग करी, बट उसको बहुत इनोवेटिव रखा, हमारी कंट्री के हिसाब से उसको सूट करा। इसीलिए वर्ड आप क्या यूज करेंगे? इनोवेटिव बोरोइंग, राइट? प्लीज रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है। नाउ फाइनली एनसीईआरटी एंड करता है हमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्डर डायग्राम से। यहाँ से कई सवाल भी बनते हैं आपके एग्जाम में, तो प्लीज इसको याद कर लीजिए। ये वो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जहाँ से हमने कुछ ना कुछ प्रोविजंस बोरो करे। तो देखिए ब्रिटेन का हम लोग याद कर लेते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर। मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ जिससे आप ये याद कर लीजिए। देखिए ब्रिटेन में जो फर्स्ट आता है ना, जो भी फर्स्ट आता है उसको बोला जाता है कि आप एक दिन के लिए पार्लियामेंट में स्पीकर बन सकते हैं। ब्रिटेन में जो भी फर्स्ट आता है उसको बोला जाता है कि आप एक दिन के लिए पार्लियामेंट में स्पीकर बन सकते हैं, और जैसा लॉ मेकिंग प्रोसीजर आप बोलोगे वही होगा, यानी रूल ऑफ लॉ आप डिसाइड करोगे। तो आप थोड़ा सा इसको एसोसिएशन से याद रख लीजिएगा कि ब्रिटेन में जो फर्स्ट आता है यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, उसको एक दिन के लिए स्पीकर बनाया जाता है। यानी हम स्पीकर का इंस्टीट्यूशन कहाँ से ले रहे हैं? ब्रिटेन से ले रहे हैं। और ये बोला जाता है कि आपके पास ये पावर है कि आप लॉ मेकिंग प्रोसीजर खुद डिसाइड करें, यानी कि रूल ऑफ लॉ आप डिसाइड करेंगे। तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, आई थिंक ऐसे आप इसको याद रख पाएंगे एसोसिएशंस बना के। आयरलैंड से लिया है हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट? फ्रेंच, ऑफ कोर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन माना जाता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के लिए, तो इससे आप याद रख सकते हैं। फ्रेंच से हमने क्या लिया? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कनाडा से हम लेकर आए हैं क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, स्टेट के पास भी पावर है, बट सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट, एंड ऑल्सो रेजिड्यूरी पावर्स। ओके, यूएसए से हम लोग लेकर आए हैं फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 मिनट यहाँ रुककर इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाला है। तो दिस वाज चैप्टर नंबर 1। ऐसे ही हम लोग चैप्टर 2, 3, 11th क्लास के एनसीईआरटी पूरी करेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड, प्लीज कंप्लीट देम ऑन टाइम। ऑल द बेस्ट, सी यू विद द नेक्स्ट चैप्टर।